मंडे मॉर्निंग को न्यूयॉर्क के कोर्ट के अंदर निकोलस माडुरो को जज के सामने पेश कर दिया जाता है और उन पर चार्जेस लगे थे कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग्स ट्रैफिकिंग की है। पर यह मामला एक नॉर्मल क्रिमिनल केस जैसा नहीं है। इस पूरे मुद्दे के अंदर इंटरनेशनल लॉज, सॉवरेन इम्यूनिटी और यूनाइटेड स्टेट्स की पावर प्रोजेक्शन का एंगल एक्सप्लोर किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यह पूरी घटना 36 ईयर्स के बाद घट रही है, जब यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल फोर्सेस ने पनामा में जाके वहां के स्ट्रॉन्गमैन मैनुअल नोरिगा को इसी तरीके से उठा लिया था। उन पर ट्रायल भी ऐसे ही चलाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नोरिगा प्रेसिडेंट क्या था, सॉवरेन इम्यूनिटी का आर्गुमेंट कितना स्ट्रॉन्ग होता है और क्या यूएस के पास सच में ऐसी पावर है कि वो दूसरे देश के लीडर्स को प्रोसिक्यूट कर सके। अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो वहां पर एक प्रिंसिपल क्लियर है कि सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट को क्रिमिनल इम्यूनिटी मिलती है। इसका लॉजिक बेहद सिंपल होगा कि स्टेट्स इक्वल माने जाते हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट के लीडर को इसी तरीके से जेल में नहीं डाल सकता है, क्योंकि इस केस के अंदर वॉर और डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। यूएस का कानून भी इस प्रिंसिपल को मानता है। इसलिए माडुरो का लॉयर सबसे पहले एक आर्गुमेंट देगा कि ही इज अ सॉवरेन हेड ऑफ द स्टेट और उनके पास ये सॉवरेन इम्यूनिटी है। तो सवाल यह है कि कोर्ट क्या इसको कंसीडर करेगा और इस बात को भी एक्सेप्ट किया जाएगा कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इसमें बनती है या नहीं बनती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि यह आर्गुमेंट पहले भी आ चुका है। मैनुअल नोरिगा के लॉयर ने भी यही कहा था 1989 के अंदर। उन्हें भी पनामा से उठा के फ्लोरिडा के कोर्ट में पेश किया गया था। उनके लॉयर ने ऑब्जर्व किया था कि ये अरेस्ट उनकी कंसाइंस को शॉक दे रहा है और ड्यू प्रोसेस को वायलेट कर रहा है। लेकिन यूएस कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ज्यूरिसडिक्शन वैलिड है, चाहे अरेस्ट इलीगल तरीके से ही क्यों ना किया गया हो। सॉवरेन इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होती है। उनका कहना था कि अगर यूएस उस लीडर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो उसका रिजल्ट यह है कि भाई वो लीडर कोई भी इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता है। नोरिगा के साथ भी ऐसा हुआ। वो गिल्टी प्रूव हुए और उसके बाद यूएस, फ्रांस और पनामा की जेल में उनको काफी साल रहना पड़ा। तो इस पूरी कहानी के अंदर रिकॉग्निशन एक की पॉइंट है और माडुरो के केस में भी ये रिकॉग्निशन ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यूएस का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो माडुरो को वेनेजुएला का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं मानता है और यूएस के लॉ मेकर्स, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, माडुरो के इलेक्शन को एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन बोलते हैं। इसीलिए नो रिकॉग्निशन मींस नो सॉवरेन इम्यूनिटी और यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट्स के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का ओपिनियन फाइनल है, चाइना, रशिया या इजिप्ट का नहीं। दूसरा मुद्दा होगा कि फोर्सिबल एब्डक्शन, कि इलीगल तरीके से उन्हें यहां लाया गया। अब ये एक कंट्रोवर्शियल लीगल डॉक्ट्रिन से आता है। 1989 के अंदर भी ये पॉइंट रेज किया गया था। तब एक लीगल ओपिनियन पेश किया गया जिसमें कहा गया कि यूएन चार्टर यूनाइटेड स्टेट्स को फॉरेन सॉइल पर फोर्सिबल एब्डक्शन से नहीं रोकता है अगर ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट का हो। इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं केर फ्रिस्बी रूल। और यूएस कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर एक्यूज्ड यूएस कोर्ट के सामने है तो वो मैटर नहीं करता कि उसे वहां कैसे लाया गया है। मतलब माडुरो के केस में भी सेम लीगल स्क्रिप्ट फॉलो की जाएगी। अरेस्ट की लीगैलिटी इररेलेवेंट, सॉवरेन इम्यूनिटी रिजेक्ट कर दी जाएगी और ज्यूरिसडिक्शन अपहेल्ड कर दिया जाएगा। यूएस का स्टैंड एकदम क्लियर है कि वो रेजिम चेंज की तरफ जा रहे हैं। गोल सिर्फ माडुरो को हटाने का नहीं है, वो पूरे क्रिमिनल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना चाहते हैं। पर माडुरो को क्या नोरिगा जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? यहां पर केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नोरिगा ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं थे। माडुरो 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और 2024 में जो उनका इलेक्शन रिजल्ट था उसको चाइना, रशिया और इजिप्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो माडुरो का इम्यूनिटी क्लेम नोरिगा से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मतलब लीगल फाइट जबरदस्त होगी। अब एक सवाल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का भी आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के इस ऑपरेशन के लिए यूएस कांग्रेस की ऑथराइजेशन नहीं ली और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सेपरेशन ऑफ पावर का मुद्दा है। पर रियलिटी यह है कि यूएस कोर्ट आमतौर पर कहती है कि फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स इतने मायने नहीं रखेंगे। तो माडुरो का अरेस्ट एक क्लियर मैसेज देता है, इंटरनेशनल लॉ तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक ग्रेट पावर्स उसे मानती हैं। और यूएस के लीगल सिस्टम का लॉजिक बेहद सिंपल है। रिकॉग्निशन हम डिसाइड करेंगे, ज्यूरिसडिक्शन हम डिसाइड करेंगे और प्रेसिडेंट भी हम ही सेट करेंगे।
नोरिगा के बाद माडुरो का यह केस दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लॉ एनफोर्समेंट और रजीम चेंज करना एक ओवरलैपिंग इशू होता है। तो सवाल है, क्या यह जस्टिस है या पावर को लीगल लैंग्वेज के अंदर रैप करके दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है?